हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी। मेरा नाम है जीवन कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास ऐसी घटना के बारे में जहां पर एक व्यापारिक कंपनी किसी देश की राजा बन गई। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। आज के जमाने की अगर हम बात कर लें तो कोई एक ऑनलाइन जो है शॉपिंग कंपनी है। मान लीजिए एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसका काम है डिलीवरी करना, ठीक है, डिस्काउंट देना और अपने कस्टमर को खुश रखना। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होता है कि यही कंपनी क्या करने लगे, एक प्राइवेट अपनी आर्मी रखने लगे, ठीक है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने लग जाए और ये डिसाइड करने लग जाए कि आपके देश का पीएम या जो आपके प्रदेश का सीएम है वो कौन बनने वाला है। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ इंडियन इतिहास में भी हुआ है। सन 1600 ईस्वी में एक ट्रेडिंग कंपनी का गठन होता है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, 1600 में इंग्लैंड में कुछ एक व्यापारियों के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम एक व्यापारी कंपनी बनाएंगे जिसका उद्देश्य होगा ईस्टर्न देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, उसके साथ व्यापार करना। अब इसका जो पर्पस था वो था ट्रेड, बिजनेस एंड प्रॉफिट कमाना। अब ये आप समझ लीजिए कि ये जो इसके उद्देश्य हैं वो कैसे फुलफिल हो सकते थे। वो इंडिया से फुलफिल हो सकते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया से क्या मिल रहा था? इंडिया से मिल रहा था इंडियन स्पाइसेस, ठीक है, इंडियन सिल्क और इंडियन कॉटन, जो कि यूरोप में सोने के भाव बिकते थे। अब जब इतनी सारी समृद्ध चीजें इंडिया में थी तो उनका भारत में आना स्वाभाविक था। अब हम बात करेंगे कि जब ये कंपनी भारत में आती है तो उस समय भारत की स्थिति क्या है। भारत देखिए उस समय था आपका मुगल डायनेस्टी के अधीन। तो मुगल डायनेस्टी यहां पे क्या रिप्रेजेंट करते थे? मुगल डायनेस्टी रिप्रेजेंट करते थे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब एक केंद्रीकृत शासन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये प्रेजेंट करते थे पावरफुल, पावर मतलब जो मुगल बादशाह थे वो पावरफुल थे, कंट्रोल आपका सेंट्रलाइज था। और तीसरी हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से जब ये कंपनी भारत में आती है तो उनके द्वारा क्या किया गया, ना तो इन्होंने किसी को ऑब्जेक्ट करा, ना किसी के साथ लड़ाई करी और ना ही किसी को धमकाया। इन्होंने सिंपली इन राजाओं से क्या मांगा, भारत में व्यापार करने की परमिशन मांगी। जैसे आज आप देखते हो ना कि कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में जब इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे जो मुगल रूलर थे उनसे अप्रूवल मांगना गया। तो ये तो थी यहाँ की भारत में आने की इनकी स्टोरी। लेकिन समय हमेशा हम बोलते हैं ना कि एक जैसा नहीं रहता है, तो यहां पर भी धीरे धीरे जो है वो समय बदलता है। बात होती है आपकी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की, ठीक है। जो मुगल अंतिम मुगल स्ट्रॉन्ग रूलर थे जिनका नाम है औरंगजेब, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु से क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो आपका कंट्रोल था वो क्या हो गया, वीक हो गया। जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था वो खत्म हो गया। जो लोकल राजा थे वो पावरफुल हो गए। अब जब लोकल राजा पावरफुल हो गए तो क्या हुआ, ये आपस में कंट्रोल के लिए लड़ने लगे। तो जब कंट्रोल के लिए लड़ने लगते हैं तो क्या होता है, इंडियन पॉलिटिक्स आपकी मैसी हो जाती है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स मैसी हो जाती है। अब इसी इंडियन पॉलिटिक्स में दूसरी तरफ फिर से आइए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारी के तौर पर भारत में आई थी, इन्होंने सोचा कि अगर हम ट्रेड के भरोसे रहे तो हम पर कंट्रोल जो है वो हमेशा ही किसी दूसरे का बना रहेगा। तो यहां पर इन्होंने निर्णय लिया इंडियन पॉलिटिक्स में घुसने का। तो इनका माइंडसेट जो है वो चेंज होता है। अब जब आप पॉलिटिक्स में घुसोगे वो भी किसी दूसरे देश की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इनको अपनी एक प्राइवेट और स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो बनानी पड़ी, जिसमें क्या किया गया, इंडियन सिपाही को एम्प्लॉय किया गया, ठीक है। पहला काम इन्होंने ये करा। दूसरा काम, इन्होंने जो जितनी भी इनकी फैक्ट्रीज थी जो भारत में इन्होंने लगाई थी विद परमिशन, उनको फोर्ट में तब्दील कर दिया, ठीक है। तीसरा, डायरेक्ट इंटरफेयर करने लगे, किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स में ये डायरेक्ट इंटरफेयर करने लगे। जहां पर इन्होंने क्या करना शुरू करा कि ये डिसाइड करना शुरू करा कि किस राजा को हमने सपोर्ट करना है और किस राजा को राजगद्दी से हटाना है। और जब यहां पर हटाने की बात आई तो इन्होंने क्या करा, जो हथकंडे बन पड़े वो अपनाए, चाहे वो गन्स की बात हो, चाहे वो डिप्लोमेसी की बात हो, सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए।
अब इसी कड़ी में एक अत्यंत इंपॉर्टेंट घटना होती है, जिस घटना को जाना जाता है द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो 1757 की जो घटना है वो अंग्रेजों को एक व्यापारिक कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको एक व्यापारी से भारत का रूलर या किंग बनाने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं इस समय क्या हुआ। यहां पर आपका बंगाल एक प्रोविंस है जो कि उस समय अत्यंत ही समृद्ध, पावरफुल और अत्यंत ही रिच स्टेट था। अब अंग्रेजों का मानना था, या जो व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मानना था कि अगर इस स्टेट को कंट्रोल कर लिया गया तो पूरे भारत की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा, या पूरा भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो अगर बंगाल का आपका कंट्रोल हो गया, इट मींस कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कंट्रोल कर लेगी। और होता क्या है आपका 1757 में बंगाल जो है वो रूल किया जा रहा है बाय सिराज उद दौला, जो कि एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक नवाब है। 23 साल के एक युवा नवाब थे जो कंपनी की पॉलिसीज को ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब कंपनी का था कि इसको किसी भी तरह से हमने हराना है या बंगाल की गद्दी से हटाना है। तो कंपनी ने क्या करा, इस बैटल के बारे में देखिए, एक बात कही जाती है कि ये बैटल तलवारों की ना होकर के ये बैटल साजिश की बैटल थी। यहां पर उन्होंने यहाँ की जो जनरल थे, इन्हीं के जनरल जिनका नाम है मीर जाफर, उनको खरीद लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, इन्होंने अपने ही नवाब के साथ गद्दारी कर ली। तो ये बैटल किसी तलवार की ना होकर के ये बैटल हो गई पावर की, ये बैटल बन गई पैसे की, और ये बैटल बन गई आपकी कॉन्स्पिरेसी की। और इस कॉन्स्पिरेसी से इस सिराजुद्दौला को इस बैटल में हरा लिया गया। और कंपनी ने जैसे ही बंगाल को अपने कंट्रोल में करा, वैसे ही कंपनी को लगा कि अब वो पूरे भारत के शासक बनने में सक्षम है। तो यहां तक स्टोरी थी कि कंपनी जो एक व्यापारिक की तरह आई भारत में, बाद में कैसे वो एक रूलर बन गई। तो इसी प्रोसेस को, जो हमने पीछे ये सारी बात कही, इस प्रोसेस को कहते हैं कोलोनियलिज्म। अब कोलोनियलिज्म को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो देखिए, कोलोनियलिज्म होता है जहां पर एक फॉरेन पावर किसी दूसरे देश की पावर को, पैसे को एंड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। जब किसी दूसरे देश की पावर, पैसे एंड इवन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है तो उस प्रोसेस को हम कोलोनियलिज्म कहते हैं। यही हथकंडा ईस्ट इंडिया एक व्यापारिक कंपनी के द्वारा अपनाया गया। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ना इतिहास की, तो इतिहास हमें एक बहुत ही डेंजरस लेसन भी सिखाता है, और वो लेसन ये है कि पावर हमेशा क्या है, वेपन्स या बॉम्ब्स के साथ नहीं आती है। पावर कभी कभी आती है एक एग्रीमेंट लेकर के, पावर आती है डिस्काउंट लेकर के, और पावर आती है केवल और केवल बिजनेस के नाम से। और जब तक हमें पता लगता है इस चीज का, तब तक हम किसी और देश के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। तो देखिए, अंग्रेज आए थे यहां पर केवल व्यापार करने के लिए, भारत में रुकते हैं बिजनेस के नाम पर, और अंततः इंडियन पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री से भारत के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।